नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हमारे पास में टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर जो टॉपिक है वो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं कहूं कि शायद ही कोई ऐसी एग्जाम होगी जिसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या डायबिटीज मेलाइटस से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। पहले एग्जाम में डायबिटीज मेलाइटस से ज्यादा पूछा जाता है। आजकल जो जितने भी एग्जाम हैं उसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से जो है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए ध्यान से आज की क्लास के अंदर अपने नाक, कान, गला, मुंह सब खोल लीजिए। क्यों? क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आज हमारे पास में होने वाला है। ठीक है, और इसको हम बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं उन सबको जो है वो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आज हमारे पास में जो 236 नंबर की क्लास है, गांठ बांध लीजिए दोस्तों। मैक्सिमम क्वेश्चन या कोई ना कोई क्वेश्चन जो हो वो इससे आपको जरूर देखने को मिलेगा। किससे? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इसको DKA के नाम से जो है वो काफी ज्यादा जानते हैं। आपको मैक्सिमम जगह जो है वो DKA ही देखने को मिलेगा। जिस तरीके से डायबिटीज मेलाइटस को डायबिटीज मेलाइटस से कम और DM से ज्यादा जानते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास में हाइपरटेंशन को हम HTN से डिनोट करते हैं। ठीक है, फ्रैक्चर को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक उसी तरीके से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को जो है वो हम DKA के नाम से जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि इसकी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म हमारे पास में ये आती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको पढ़ने से पहले आप जो है वो 218 नंबर की क्लास जो है वो जरूर देखिएगा। अब आप कहोगे कि 218 नंबर की क्लास में क्या है? दोस्तों, 218 नंबर की क्लास में हमने जो है वो डायबिटीज मेलाइटस पढ़ा था। तो सबसे पहले आपको डायबिटीज मेलाइटस जो है वो आएगा, तभी उसके जितने टाइप है हमारे पास में, जैसे यहां पे भी बार बार जिक्र आएगा। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी हमारे पास में जिक्र आएगा कि टाइप फर्स्ट में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ज्यादा देखने को मिलता है और टाइप सेकंड में कम देखने को मिलता है। टाइप फर्स्ट में हम इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, टाइप सेकंड में हम इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो जब आप डायबिटीज पढ़ोगे तभी तो वो सारी चीज क्लियर कर पाओगे। अगर वो चीज क्लियर नहीं होगी तो आज की क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि आप एटलीस्ट जो है वो डायबिटीज मेलाइटस की क्लास लीजिए। उसके जितने भी टाइप है, पैथोफिजियोलॉजी है, उन सबको कंप्लीट कीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पे जब हमने कॉम्प्लिकेशन देखा था, डायबिटीज मेलाइटिस जब हमने पढ़ा था, वहां पे हमने कॉम्प्लिकेशन देखा था, तब मैंने बताया था कि डायबिटीज मेलाइटस का जो है वो कॉम्प्लिकेशन क्या है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। और वो डायबिटिक कीटोएसिड्स को हम आप आज जो है वो पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी डायबिटीज मेलाइटिस की क्लास ले रखी है उनको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिन्होंने नहीं ले रखी है उनके थोड़ा सा सर से ऊपर जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप पहले जो है वो 218 नंबर की डायबिटीज मेलाइटिस की क्लास लो, देन उसके बाद जो है वो हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलते हैं आज की क्लास में। 236 नंबर की क्लास। अब तक 235 दिन जो है वो इस साल के जा चुके हैं। ठीक है, तो आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, कितना नॉलेज आपने इंप्रूव कर लिया, देन कितना नॉलेज आपको और इंप्रूव करना है ताकि उससे सिलेक्शन हो जाए, उसका आप जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 235 दिन में आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो देखिए। आज का हम ले लेते हैं 236 नंबर की क्लास, दैट इज कॉल्ड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो दोस्तों मैं कहूं कि ऐसी कोई एग्जाम नहीं है या ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट नहीं है जिसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। और डायरेक्ट क्या, इनडायरेक्ट क्या, अप्लाइड, सब तरीके से, प्रैक्टिकल बेस्ड, अप्लाइड बेस्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, सब तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। कहूं कि हर एक लाइन से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की तो हर एक लाइन ही जो है वो हमारे पास में इंपॉर्टेंट है। काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे लिया है। बट ये गारंटी लेते हैं कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और इस टॉपिक को जो है वो जल्दी ही फिनिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों? सिंपली पहले हम जो है वो पहले वाली क्लास जो 218 नंबर की क्लास थी उसी से कोरिलेट करते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि जो डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास में या तो इंसुलिन का सिक्रेशंस नहीं हो पाता,
जो डायबिटीज फर्स्ट में हमें देखने को मिलता है। सेकंड आता है डायबिटीज सेकंड, उसमें हमारे पास में इंसुलिन का सिक्रेशन तो होता है लेकिन वो सही तरीके से एक्ट नहीं कर पा रहा था, उसका रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो चाहे या तो डायबिटीज फर्स्ट हो या डायबिटीज सेकंड हो, कोई भी चीज हो हमारे पास में, अगर इंसुलिन इम्प्रॉपर सिक्रेशन होगा या इंसुलिन प्रॉपर जो है वो सिक्रेशन नहीं होगा, तो क्या होगा कि बेसिकली हमारे पास में आपको पता ही है कि जितनी भी हम एनर्जी लेते हैं उसमें 60 to 70% एनर्जी हम कहां से लेते हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, राइट। और कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास में जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो क्या है दोस्तों, ग्लूकोज। यानी कि यूं कह सकते हैं कि भाई 60 to 70% एनर्जी हम कहां से ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट में भी मतलब ग्लूकोज से ले रहे हैं। अब देखो इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो रहा, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो ग्लूकोज का जो हो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। अब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, अब भाई जिंदा रहने के लिए कुछ तो चाहिए, ठीक है। तो फिर हमारी बॉडी क्या करती है दोस्तों, हमारी बॉडी जो है वो फैट का जो है मेटाबॉलिज्म करने लग जाती है। क्या करने लग जाती है दोस्तों, फैट का मेटाबॉलिज्म करने लग जाएगी, और फैट का मेटाबॉलिज्म करेगी तो उसकी वजह से हमारे पास में क्या निकलेगा दोस्तों, कीटोन बॉडीज निकलती है। क्या निकलती है, कीटोन बॉडी जो है वो निकलेगा, और कंडीशन आ जाएगी कीटोसिस की। कंडीशन किसकी आ जाएगी दोस्तों, कीटोसिस की आ जाएगी। और इसी कीटोसिस की कंडीशन के, या हमारी बॉडी में जब कीटोन बॉडीज ज्यादा हो जाते हैं, उसी कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। अब कीटो एसिडोसिस क्यों बोला, ठीक है, कीटो एसिडोसिस इसलिए बोला कि जो कीटोन है ना, कीटोन को आप यूं समझ लिए कि ये एसिड है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने जो 200 नंबर की हमारे पास में क्लास थी उसके अंदर हमने बताया था, जो एसिड बेस बैलेंस की क्लास थी उसमें बताया था कि कीटोन बॉडी जस्ट एज ए एसिड, कीटोन बॉडीज बोल दो या जस्ट वो एसिड होते हैं। अब कीटोन बॉडी ज्यादा हो रही है तो हमारी बॉडी किससे सफर करेगी, एसिडोसिस से। तो ये पूरी चीज निकल के आ गई कीटो एसिडोसिस, यानी कि एसिडोसिस हो रहा है किसकी वजह से, कीटोन बॉडी की वजह से हो रहा है। और वो किसमें हो रहा है कीटोन बॉडीज, डायबिटिक के अंदर जो है वो हो रहा है। समझ में आ गया, यानी कि इंसुलिन का जो है वो हमारे पास में सिक्रेशन कम हो गया, ठीक है। इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो गया तो हमारी बॉडी जो है वो फिर फैट का मेटाबॉलिज्म चालू कर देती है, कीटोन बॉडी ज्यादा बनने लग जाएंगे। कीटोन बॉडी ज्यादा बनने लग जाएंगे उसको हम कहते हैं कीटोसिस, ठीक है। और कीटोन बॉडी जो है वो जस्ट एज ए एसिड होते हैं। अब कीटोन बॉडीज बन रही है तो हमारी बॉडी जो है वो किस में चली जाएगी, एसिडोसिस में चली जाएगी, जिसको हम फिर पूरा चीज क्या कहेंगे। अगर और किसी तरीके से हमारी बॉडी एसिडोसिस में जा रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि बहुत ज्यादा डायरिया हो गया, अब डायरिया होगा तो उसमें भी हमारे पास में बॉडी एसिडोसिस में चली गई है, लेकिन वो कीटोन की वजह से नहीं गई है, वो और चीजों की वजह से गई है। वो हमारे पास में बाइकार्बोनेट बाहर निकल गया है और HCl ज्यादा स्टोमक वाला HCl जो है बढ़ गया, इसकी वजह से वो एसिडोसिस में गई है। लेकिन कीटोन बॉडीज की वजह से हमारी बॉडी एसिडोसिस में जाती है, इसको हम कहते हैं कीटो एसिडोसिस। और कीटोन बॉडीज कब बढ़ेंगे, और भी बहुत सारी डिजीज ऐसी होती है जिसमें कीटोन बॉडीज बढ़ जाती है, लेकिन अगर वो डायबिटीज में बढ़े, ठीक है, इंसुलिन डेफिशिएंसी में बढ़े, तो उसको हम कहेंगे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। आई थिंक पूरी चीज जो है वो आपको, जो कोर चीज है वो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चले, वेरी गुड। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस DKA इज ए सीरियस लाइफ थ्रेटिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, primarily type 1 diabetes, but it can also occur in type 2 under stress. क्लियर, यानी कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, ध्यान से समझिए, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है वो एक सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है किसकी, डायबिटीज मेलाइटस की। और ये बेसिकली जो है वो जो हमारे पास में टाइप 1 डायबिटीज होती है उसमें देखने को मिलती है। मैक्सिमम हमारे पास में टाइप 1 जो डायबिटीज होती है उसमें देखने को मिलती है, बट कुछ केसेज में जो है वो टाइप 2 में भी हमें देखने को मिलेगा। अब टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है इसको मैं यहां नहीं बताऊंगा, इसलिए मैंने कहा था ना ये पहले 218 नंबर की क्लास देखिए। शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं, टाइप 1 में हमारे पास में जन्मजात होती है ये, और इसके अंदर जन्म से ही जो है वो इंसुलिन नहीं बनता है, इसको टाइप 1 कहते हैं। टाइप 2 में बनता तो है लेकिन ओबिसिटी या और किसी की प्रॉब्लम की वजह से वो फिर रेजिस्टेंस हो जाता है, उसको हम टाइप 2 कहते हैं। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस जो है वो एक सीरियस लाइफ थ्रेटिंग कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज मेलाइटस की। और डायबिटीज मेलाइटस में भी जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है उसमें ज्यादा देखने को मिलता है, बट कुछ कंडीशन में टाइप 2 में भी ये देखने को मिलेगा। देन इसके अंदर क्या होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया। अब आपको पता ही है डायबिटिक का दूसरा नाम ही क्या है दोस्तों हमारे पास में,
हाइपरग्लाइसीमिया। क्यों? क्योंकि इंसुलिन की तो डेफिशिएंसी हो चुकी है। अब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो चुकी है तो जो ग्लूकोज है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, और ग्लूकोज हमारी बॉडी में जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो आपको पता है हाइपरग्लाइसीमिया या इंक्रीज जो है वो रैंडम ब्लड शुगर हमें देखने को ज्यादा मिलता है। तो इसके अंदर क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, ऑफकोर्स देखने को मिलेगा। कीटोसिस, कीटोसिस की क्या कंडीशन है दोस्तों? कीटोसिस मतलब कीटोन बॉडीज, इंक्रीज कीटोन बॉडीज, शरीर के अंदर जो है वो कीटोन बॉडी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, उसको हम कहते हैं कीटोसिस। एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और क्या हो जाएगा दोस्तों? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि कीटोन बॉडी जस्ट जो है वो हमारे पास में क्या है, एज ए एसिड है। अब ये एसिड इंक्रीज होगा तो कंडीशन क्या आ जाएगी दोस्तों? फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन आ रही है। अच्छा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों नहीं है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हमारे पास में ध्यान रखना, रेस्पिरेटरी में ध्यान रखना, सबसे पहली चीज CO2 का जिक्र जरूर होना चाहिए। अगर CO2 का जिक्र नहीं है तो फिर वो कभी भी नहीं जाएगा। और डिटेल से पढ़ना है 200 नंबर की क्लास पढ़ सकते हो एसिड बेस बैलेंस में। क्लियर है? ये नॉर्मल डेफिनेशन, आई थिंक डेफिनेशन में आपको काफी मजा आया होगा, काफी चीजें जो है वो क्लियर हुई होगी। अब हम ले लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। जो चीज मैंने बोली है उसको हम पैथोफिजियोलॉजी के रूप में देख लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में हमारे पास में आएगा, सबसे पहले क्या होगा? इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है। अब हमारे पास में चाहे एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी जो हो वो किस में होती है? एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हमारे पास में डायबिटीज फर्स्ट में होती है, और रिलेटिव जो है वो डेफिशिएंसी किस में होती है? डायबिटीज सेकंड में होती है। यानी कि इसमें थोड़ा बहुत जो है वो हमारे पास में इंसुलिन सीक्रेट होता है। तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी, वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा? सेल जो है वो हमारे पास में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगी, एंड बॉडी यूजेज फैट फॉर एनर्जी। फिर उसके बाद बॉडी क्या करेगी? इस ग्लूकोज का तो कर नहीं पाएगी, ठीक है, इस ग्लूकोज का तो मेटाबॉलिज्म कर नहीं पाएगी, और एनर्जी के लिए किसका मेटाबॉलिज्म चालू कर देगी? फैट का मेटाबॉलिज्म चालू कर देगी। जब फैट का ब्रेकडाउन होता है, मैंने आज सारी चीज वैसे बता रखी है, ये देखिए फैट का यहां पे सारी चीज बता रखी है। फैट का जैसे हमारे पास में जो है वो मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो वहां पे क्या बनेगी दोस्तों? कीटोन बॉडीज बनेगी, और वो कीटोन बॉडीज क्या है? बीटा हाइड्रोक्सीजाइलेट ब्यूरेट, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सीजाइल ब्यूरेट एसीटेट जो है वो बनेगा, और वो लीवर के अंदर जो है वो ज्यादा बनेगा। कुल मिला के आपको याद रखना है कि जैसे हमारे पास में फैट का ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा दोस्तों? कीटोन बॉडीज बनेगी। सिंपल सिंपल चीजें याद रखनी है। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, ठीक है, तो फैट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है। फैट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो कीटोन बॉडीज बन रही है। कीटोन बॉडीज बन रही है तो वो क्या करेगी? फिर हमारे पास में कीटोन बॉडी जो है वो एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। तो फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम कहते हैं हमारे पास में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अब इन सब की वजह से क्या होगा? देखो, हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, ये हाइपरग्लाइसीमिया क्या कोज करेगा दोस्तों? ओस्मोटिक डायूरेसिस का काम करेगा। ओस्मोटिक डायूरेसिस क्या होता है? ओस्मोटिक डायूरेटिक होता है, जैसे मेनिटोल होता है वो ओस्मोटिक डायूरेटिक होता है। ऑलरेडी डायूरेटिक भी मैंने जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखे हैं। डायूरेटिक में मैंने अलग अलग डायूरेटिक करवा रखे हैं, लूप डायूरेटिक करवा रखे हैं, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक करवा रखे हैं, देन ओस्मोटिक डायूरेटिक करवा रखे हैं। तो ये जो हमारे पास में इंक्रीज हो गया है, ठीक है, ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज हो गया है, तो वो ओस्मोटिक डायूरेसिस का काम करेगा। ओस्मोटिक डायूरेसिस इन द सेंस, जैसे ये हमारे पास में ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। अब ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, तो ये ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो ये क्या करेगा? इसके अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज है, इंक्रीज, ठीक है, ग्लूकोज लेवल, ये आपको बताइए, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल है। अब ये इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इसके अंदर ज्यादा हो गया, कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो ये फ्लूइड को जो हो बाहर निकालेगा। क्या करेगा? फ्लूइड को बाहर निकालेगा। तो फ्लूइड इसके अंदर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कंडीशन क्या आ जाएगी दोस्तों? जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉसेस, मतलब सोडियम पोटेशियम की जो है वो डेफिशिएंसी आ जाती है। क्लियर है? ध्यान रखना। तभी आपने देखा होगा कि हम जो है वो कैल्शियम को काफी अच्छे तरीके से जो है मेजर करते हैं डायबिटीज के अंदर, ठीक है। किस तरीके से करते हैं वो सारी चीजें आएगी। किस तरीके से हम इंसुलिन के साथ KCl जो है वो देते हैं, कैसे करेंगे, वो सब चीजें हमारे पास में जो है वो आगे आएगी। तो ये चीज समझ में आ गई। आपको मोटा मोटी चार ही चीजें ध्यान रखने। पहले तो क्या होता है? इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी। इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो ग्लूकोज का तो मेटाबॉलिज्म होगा नहीं। अब शरीर को जिंदा रहने के लिए
एक चीज तो चाहिए, और वो आ जाएगी फिर हमारे पास में फैट। फिर वो फैट का मेटाबॉलिज्म करने चालू हो जाएगी। फैट का मेटाबॉलिज्म करेगी तो वहां से कीटोन बॉडीज बनेगी। ठीक है, कीटोन बॉडीज बनेगी तो बॉडी के अंदर कीटोन बॉडी ज्यादा हो जाएगी, और कीटोन बॉडी जस्ट एज ए एसिड होते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी ब्यूरेट एसिटो एसिटेट जो है वो एसिड ही होता है। ठीक है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, साथ के साथ हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो ऑस्मोटिक डायूरेसिस के रूप में काम करेगा, मतलब फ्लूइड को जो है वो बाहर निकालेगा। ठीक है, फ्लूइड को जो है वो बाहर निकालेगा, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होंगे। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास में कोजेज। ठीक है, क्या क्या कोजेज हो सकते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, वही हमारे पास में, ठीक है, बहुत सारी चीजें आएगी, जैसे इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कैसे, पेनक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया, पेनक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी, वो सारी चीजें आएगी। एंड मिस्ड इंसुलिन डोजेज, कोई पर्सन है जो डायबिटीज मेलाइटिस से सफर कर रहा है, डीएम फर्स्ट से सफर कर रहा है, डीएम फर्स्ट से सफर कर रहा है, मतलब उसको लाइफ लॉन्ग जो है वो इंसुलिन लेने की जरूरत है। अब लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेने की जरूरत है और उसने कोई इंसुलिन की डोज जो है वो मिस कर दी है। अब मिस कर दी है तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी, वही तो आता है भाई। इंसुलिन हमारी बॉडी में तो बन नहीं रहा, हम कहां से ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं। अब बाहर से हमने जो है उसको मिस कर दिया तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, फिर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, उधर केटोन बॉडी का जो है मेटाबॉलिज्म चालू हो जाएगा। स्ट्रेस, कोई भी सर्जरी हो, कोई भी ट्रॉमा हो, इमोशनल कोई भी स्ट्रेस हो, उसकी वजह से भी हमारे पास में इंसुलिन की जो है वो डेफिशिएंसी होती है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हमारे पास में क्या होता है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो पेनक्रियाज में ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, पेनक्रियाज में नहीं जाएगी तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी। एंड अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज, बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करने से, ड्रग यूजेज जो है वो करने से भी जो है वो आपको पता है कि इंसुलिन की जो है वो डेफिशिएंसी होती है। ये हमारे पास में आ गए कोजेज। सॉरी। अब हम ले लेते हैं दोस्तों क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं, तो पहले हम जो है वो जनरल फीचर्स को लेंगे, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में अलग अलग सिम्टम्स को लेंगे, अलग अलग सिस्टम को लेंगे। ठीक है, उसमें हमारे पास में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को भी हम लेंगे, देन उसके बाद हमारे पास में जो है वो कार्डियक को भी लेंगे, सब सिस्टम को जो है वो लेंगे, वन बाय वन करके लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल सिम्टम्स। जनरल सिम्टम्स मतलब ये तो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में 3 पी जो है वो देखने को मिलेंगे, 3P के नाम से भी जो है वो इसको जानते हैं। अब 3P कौन से होते हैं, 3P में आ गया पोलीयूरिया, पोलीडिस्पेसिया एंड पोलीफेजिया। ठीक है, ध्यान रखना डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को 3P के नाम से भी जो है वो जानते हैं, हालांकि ये जो है वो हमारे पास में डायबिटीज मेलाइटिस में भी देखने को मिलते हैं। 3P कौन से हो गए, पहला आ गया हमारे पास में पोलीयूरिया। पोलीयूरिया मतलब हमारे पास में पोली का मतलब एक्सेसिव, यूरिया का मतलब यूरिन, इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। ठीक है, पोलीडिस्पेसिया का मतलब होता है इंक्रीज थ्रस्टी। ठीक है, और पोलीफेजिया का मतलब होता है इंक्रीज जो है वो हमारे पास में एपेटाइटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा ऑफ कोर्स, क्यों, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया हो चुका है। हाइपरग्लाइसीमिया हो चुका है तो वो हमारे पास में ओस्मोटिक डायूरेटिक की तरीके से जो है वो काम करेगा और उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगा। फटीग देखने को मिलेगी, वीकनेस देखने को मिलेगा और वेट लॉस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास में कुछ जनरल फीचर्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगे, ये जरूर ध्यान रखना 3P। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोलीयूरिया, पोलीडिस्पेसिया एंड पोलीफेजिया। क्लियर। देन उसके बाद आता है हमारे पास में सिस्टम वाइज जो है वो हम सभी को देखेंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों डायबिटिक कीटोएसिडोसिस सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में एंडोक्राइन को ही अफेक्ट नहीं करता, वो सारे सिस्टम को जो है वो अफेक्ट करेगा। गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में जो है वो क्या करेगा दोस्तों, जीआईटी में क्या करेगा, नोजिया करवाएगा, वॉमिटिंग करवाएगा एंड एब्डोमिनल पेन जो है वो हमें देखने को मिलेगा जीआईटी में। देन उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो हमें क्या देखने को मिलेगा, कुशोमोल ब्रीदिंग जो है वो देखने को मिलेगी। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कुशोमोल ब्रीदिंग जो है वो किसमें देखने को मिलती है, तो दोस्तों कुशोमोल ब्रीदिंग जो है वो हमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलती है। और ये कैसे होती है, ये डीप होती है एंड रैपिड होती है। ठीक है, एक तो होता है ये तो रैपिड है लेकिन ये
ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कुशोमल ब्रीदिंग। ध्यान रखना, काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, कुशोमल ब्रीदिंग जो है वो किसमें देखने को मिलती है, तो दोस्तों डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलती है। ये डीप होती है और रैपिड होती है, मतलब काफी तेज भी होगी और गहरी भी होगी। कई बार क्या होता है, सांस गहरी होती है, बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन या फिर सांस कई बार तेज हो सकती है, सीओपीडी में इनमें देखने को मिलती है, लेकिन इसके अंदर डीप भी हमें देखने को मिलेगी और रैपिड भी देखने को मिलेगी। इसको हम कहते हैं दोस्तों कुशोमोल ब्रीदिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फ्रूटी या एसीटोन ब्रीदिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो कीटोन बॉडीज है, ठीक है, एसीटोन है, कीटोन बॉडीज है, उससे फ्रूटी जो है वो, जैसे फल फ्रूट की जो है वो ऑड्यूल निकलती है, वैसे ऑड्यूल निकलेगी। तो दोनों जो है वो हमारे पास में एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया। फ्रूटी ब्रेथ ऑड्यूल किस में देखने को मिलती है, तो दोस्तों वो हमारे पास में रेस्पिरेटरी में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिकली, यानी कि नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट डालता है। तो नर्वस सिस्टम में हमारे पास में अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, यानी कि जो हमारे पास में मेंटल स्टेटस है उसको अल्टर्ड कर देता है। देन कंफ्यूजन करवा देता है एंड ड्राउजीनेस। ठीक है, कंफ्यूजन और ड्राउजीनेस जो है वो करवा देगा। एंड कैन प्रोग्रेस टू कोमा। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो है वो फिर कोमा में बंदा चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में मेंटल स्टेटस जो है वो अल्टर्ड होगा, कंफ्यूजन होगा, ड्राउजीनेस होगा और फिर कोमा में भी जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, यानी कि कैसे पता लगाओगे कि ये हमारे पास में जो है वो क्या है दोस्तों, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। तो दोस्तों डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में है तो हम बार बार जिक्र करें कि एक तो इंसुलिन तो हमारे पास में ज्यादा रहेगा, सॉरी इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी, मतलब ग्लूकोज तो जो है वो हमारे पास में ज्यादा रहेगा ही रहेगा। तो सबसे पहली चीज आती है ब्लड ग्लूकोज जो है वो हमारे पास में कितना रहेगा, मोर देन 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मल या फास्टिंग जो है हमारे पास में ब्लड ग्लूकोज कितना होता है, 70 टू 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास में ग्लूकोज लेवल 150 से ज्यादा है और वो हमें देखने को मिलेगा तो वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की है। देन एट्रियल पीएच जो है वो हमारे पास में कितनी होगी दोस्तों, 7.3 से कम होगी। क्यों होगी क्योंकि दोस्तों नॉर्मल आपको पता ही है ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.35 से लेके 7.45 रहता है। तो ये हमारे पास पीएच जो है वो 7.3 से या 7.35 से कम रहेगी, मतलब एसिडोसिस में जाएगा। और ये आपको पता ही है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस दूसरा नाम ही जो है वो एसिडोसिस है। देन सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो क्या मिलता है दोस्तों, कम मिलता है। कितना मिलेगा, 18 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। नॉर्मल आपको बताइए कि 22 से लेके 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ठीक है, तो वो हमारे पास में कम रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा, तो देखो किसी भी चीज को रटो मत। अगर जो बच्चे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, अगर कोई क्लाइंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का आता है तो आपको पता ही क्या करते हैं हम सबसे पहले उसका शुगर चेक करते हैं, देन उसके बाद इंसुलिन भी देते हैं, देन उसके बाद बहुत सारा फ्लूइड भी लगाते हैं क्योंकि हमें डिहाइड्रेट से मेंटेन करना है। देन उसके साथ साथ हम जो है वो एबीजी करते हैं, एबीजी में हम एसिडोसिस पता लगाएंगे, देन उसके बाद सोडा बाइकार्बोनेट उसको देते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें जो है वो आपके सामने एक एक परत दर परत जो है वो क्लियर हो जाएगी, बस शर्त आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। देन पॉजिटिव सीरम एंड यूरिन कीटोन, सीरम में भी देखेंगे तो भी हमें कीटोन बॉडीज देखने को मिलेगी, और यूरिन के अंदर अगर हम देखेंगे तो वहां पे भी जो है वो हमें कीटोन बॉडीज देखने को मिलेगी। यूरिन के अंदर आपको बताइए, यूरिन के अंदर जो है वो हम टेस्ट करते हैं, तो यूरिन के अंदर इस ऐसी जो है वो हमारे पास में स्ट्रिप आती है, अगर आपने देखा होगा। ठीक है, इसके ऊपर अलग अलग जो है वो कलर की मार्किंग आती है, जैसे ऐसे, देन ऐसे, ऐसे, ऐसे मार्किंग जो है वो आती है इसके ऊपर इस तरीके से, है ना सॉरी। तो इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले इसको यूरिन के अंदर डिप करेंगे, डिप करने के बाद इसका कलर चेंज करेंगे। ठीक है, कलर जो है वो चेंज करेंगे, मतलब चेंज हो जाता है। तो चेंज के आधार पे हम कह सकते हैं कि कीटोन बॉडीज यूरिन के अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग कलर से जो हो मैच करते हैं। पूरा डिटेल जो है वो मैंने आपको 218 नंबर की क्लास में अच्छे तरीके से बता रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे जो है वो नहीं बताऊंगा। उसमें बाकायदा जो है वो डब्बे के ऊपर जो है वो अलग अलग कोडिंग आती है, अलग अलग कलर आते हैं। उसमें हम कह सकते हैं यूरिन कीटोन जो हो +1 है या +2 है या +3 है, इस तरीके से हम जो हो मैच कर सकते हैं। क्लियर है।
देन उसके बाद एनाइन गैप जो है वो हम चेक करेंगे। एनाइन गैप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को जो है इसमें कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों दो प्रकार के गैप होते हैं, एक होता है एनाइन गैप और एक होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कैनाइन गैप। हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में जो है वो हम क्या करते हैं दोस्तों, एनाइन गैप चेक करते हैं। एनाइन गैप की अगर हम बात करें, ठीक है, एनाइन गैप की अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो है वो हमारे पास में होता है 8 से 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है वो इसकी नॉर्मल रेंज होती है। एनाइन गैप की नॉर्मल रेंज कितनी है दोस्तों, 8 से 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। अब ये एक्चुअली होता क्या है, ये बड़ी कंफ्यूजन वाली चीज है। तो दोस्तों डरने की कोई जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। आपको पता है ये हमारे पास में जो है वो कोई सेल है, ठीक है, अच्छे तरीके से बनाता हूं। ये हमारे पास में कोई सेल है, ये हमारे पास में इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारे पास में इसका जो है वो गोल्जी अपरेटस है, ये हमारे पास में जो है वो इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारी चीजें, मतलब कुल मिला के हमें सेल से मतलब है। अब सेल में आपको पता है कि इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दो प्रकार के जो है वो चीजें प्रेजेंट होती है। क्या होती है, जो अंदर प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर, ठीक है, इंट्रा सेलुलर, और जो बाहर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। दो प्रकार के जो है वो हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कौन कौन से, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं, एक्स्ट्रा सेलुलर में सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट होता है, सोडियम प्रेजेंट होता है, और इंट्रा सेलुलर में कौन होता है हमारे पास में, पोटेशियम होता है, राइट। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास में प्रेजेंट होता है, ठीक। तो ये हमारे पास में होते हैं। अब उसके बाद में हम बात करें एनाइन गैप। तो एनाइन गैप जो है वो हमारे पास में क्या होगा दोस्तों, एनाइन गैप होता है हमारे पास में, ये ले लेते हैं एनाइन गैप। एनाइन गैप होता है सोडियम की वॉल्यूम को प्लस पोटेशियम की वॉल्यूम को तो जोड़ लेते हैं, यानी कि जो एनाइन है उसको एक तरफ जोड़ लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे कैटाइन, क्लोराइड को प्लस बाइकार्बोनेट, ये दोनों के दोनों जो है वो हमारे पास में नेगेटिव आयन है, यानी कि पॉजिटिव आयन को एक तरफ जोड़ लेते हैं और नेगेटिव आयन को जो है वो एक तरफ जोड़ लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो हम निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, हमारे पास में निकल के आएगा एनाइन गैप, ठीक है। ये तो एक फॉर्मूला है। कई कई बुक्स में दूसरा फॉर्मूला आपको दिया जाएगा, सिर्फ सोडियम में से निकाला जाता है, यानी कि ये सोडियम है, इसी में से क्लोराइड और बाइकार्बोनेट इन दोनों माइनस वालों को जो है वो निकाल दिया जाता है, जो निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एनाइन गैप। जैसे हम ले लेते हैं, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल के रूप में लूं एनाइन गैप को आपको मैं समझाऊं, तो देखो एनाइन गैप कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में एनाइन गैप। तो पहले फॉर्मूले से हम ले लेते हैं सोडियम की नॉर्मल वैल्यू, पोटेशियम की, इन दोनों को एक जगह, और क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है, इनका हम ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के निकलेंगे। जैसे हमारे पास में सोडियम की नॉर्मल वैल्यू 135 से 140 होती है, हम 145 होती है, एवरेज ले लेते हैं 140। इसका भी हमारे पास में हम ले लेते हैं कि 3.5 से लेके 5.1 होती है, इसका हम ले लेते हैं 4। ऐसे हमारे पास में क्लोराइड का जो है वो 1 नोट से लेके हमारे पास में कितना होता है दोस्तों, 1 नोट से होता है हमारे पास में 106, तो इसका हम एवरेज ले लेते हैं 102, और इसका बाइकार्बोनेट का, ठीक है, जैसे हमारे पास में आ गया 24। तो इस तरीके से हम काउंट कर लेंगे, तो 144 माइनस ये, इसमें से माइनस निकलेगा तो इसको निकल के आ जाएगा 126। तो ये हमारे पास में जो निकल के आया, ठीक है, तो ये निकल के आएगा, दैट इज कॉल्ड आई थिंक 18, 8 से 14, 4 2 6 1 7, 18 जो है वो निकल के आएगा। तो ये हमारे पास में निकल के आएगा दोस्तों एनाइन गैप। दूसरे फॉर्मूले में हम पोटेशियम हटा देते हैं तो ये 140 में से निकलेगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में 14, ठीक है। दूसरे फॉर्मूले में ले लेते हैं, इसको हम चेंज नहीं करते हैं। दूसरे फॉर्मूले में 140 माइनस 126, 140 माइनस 126, ये आ गया हमारे पास में 14, ये आ गया हमारे पास में एनाइन गैप, ठीक है। तो एनाइन गैप जो है वो हम चेक करते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयन को एक तरफ ले लेते हैं, देन उसके बाद नेगेटिव आयन को एक तरफ लेके हम जो है वो चेक करते हैं। ये हो गया हमारे पास में डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब आप कहोगे डायग्नोस्टिक, इन्वेस्टिगेशन वही सारी चीजें हैं। इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या करवाएंगे, तो सबसे पहले ब्लड ग्लूकोज एंड यूरिन ग्लूकोज चेक करते हैं। नॉर्मली हमारे पास में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कितना रहता है दोस्तों, हाई रहेगा, ठीक है। और हाई कितना रहेगा दोस्तों, हाई आपको पता ही है कि 250 से भी जो है वो अबाउ रहेगा, ठीक है। और यूरिन ग्लूकोज, यूरिन के अंदर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो यूरिन के अंदर ग्लूकोज नहीं होता है,
ठीक है, यानी कि यूरिन के माध्यम से ग्लूकोज का सिक्रेशन नहीं होता है, लेकिन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जो है वो यूरिन के द्वारा भी जो है वो सिक्रेशन होता है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में सीरम कीटोन एंड यूरिन कीटोन जो है वो हम देखते हैं। ठीक, देन उसके बाद एबीजी करते हैं, एबीजी में हम एसिडोसिस देखेंगे। ठीक, देन उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में हम सोडियम और पोटेशियम को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों की एबनॉर्मलिटी जो है वो हमें सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिलती है, और इसमें से भी जो है वो हमारे पास में स्पेशली जो है वो पोटेशियम की सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिलती है। देन उसके बाद सीरम क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो चेक करेंगे, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट एंड सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो हम इन्फेक्शन में देखते हैं, इन्फेक्शन में ये बढ़ी हुई मिलती है। ईसीजी हम देखेंगे जिसमें पोटेशियम जो है वो हमारे पास में इम्बैलेंस मिलेगा, तो ईसीजी में चेंजेस आएंगे, आपको पता ही है पोटेशियम होगा तो टी वेव जो है वो टोल होगी। ठीक है, और एक्सरे देखेंगे कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं है, वो सारी चीजें, तो ये हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। समझ में आ गया? आई थिंक अगर सारी पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गई है तो ये बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन जो है वो जीरो है। ठीक है, फटाफट आप इसको जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट आया था हमारे पास में मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से किया जाता है। पहले हम एबीसी अप्रोच से करेंगे। एबीसी अप्रोच क्यों फॉलो कर रहे हैं? एबीसी अप्रोच इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। ठीक है, कोस्टोमल रेस्पिरेशन वो सारी चीज दिखाएगा। तो सबसे पहले तो हम जो है वो चेस्ट को क्लियर रखेंगे, फिर बाकी बाद में आदमी जिंदा रहेगा तो बाकी काम हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो चेस्ट को क्लियर रखेंगे। तो चेस्ट को हम क्लियर रखेंगे तो हम इसमें एबीसी अप्रोच फॉलो करते हैं। एबीसी अप्रोच आपको पता ही है, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। बहुत अच्छे तरीके से, मुझे नहीं लगता इसको डिटेल में समझाने की जरूरत है क्योंकि आपको सबको पता है। सबसे पहले हम एयरवे क्लियर रखेंगे, देन उसके बाद ब्रीदिंग करेंगे, देन उसके बाद सर्कुलेशन को देखेंगे। तो उसमें हम असेस फॉर कॉम्प्रोमाइज्ड एयरवे और ब्रीदिंग देखेंगे, कोमा या कोस्टोमल रेस्पिरेशन ये तो नहीं है। देन उसके बाद फ्लूइड रिप्लेसमेंट। ध्यान रखना, डायबिटिक केटोएसिडोसिस में एक ही जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो मैनेजमेंट आता है, वो आता है फ्लूइड फ्लूइड फ्लूइड। ये चीज ध्यान रखना, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में फ्लूइड 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 जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जो है वो फ्लूइड देते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये काफी बार जो है वो आपको पूछा जा सकता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। एबीसी अप्रोच तो अलग है, वो तो हमें चेस्ट क्लियर रखना ही रखना है, लेकिन फिर भी जो है वो हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या रखेंगे दोस्तों? फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे। फ्लूइड रिप्लेसमेंट में हम बेसिकली जो है वो नॉर्मल सैलाइन लेते हैं। इनिशियली शुरुआत में हम नॉर्मल सैलाइन से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले 1 घंटे में हम 1 लीटर फ्लूइड जो है वो दे देते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो 4 घंटे हैं उसमें हर घंटे में 500 ml पर आवर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जैसे मान लो क्लाइंट अभी आया तो सबसे पहले घंटे के अंदर जो है वो हम उसको 1 लीटर फ्लूइड जो है वो इन्फ्यूज कर देते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो 4 घंटे बचे उसमें हम आधा लीटर जो है वो फ्लूइड ट्रांसफ्यूज करते हैं। देन उसके बाद स्विच कर सकते हैं, डेक्सट्रोज 5 भी ले सकते हैं अगर हमारे पास में ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर 200 मिलीग्राम से भी जो है वो कम आ जाएगा तो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए इस चीज को। नॉर्मली हम किससे शुरुआत करते हैं? NaCl से। नॉर्मली शुरुआत हमने किससे की है? NaCl से शुरुआत करते हैं। ठीक है, NaCl से देते हैं। NaCl से जैसे फ्लूइड बाहर जाएगा हमारे पास में शुगर लेवल जो है वो भी कम होगा, लेकिन कम होते होते अगर हमारे पास में NaCl से हम किस पे स्विच करेंगे दोस्तों? उसमें हम डेक्सट्रोज 5 पे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, डेक्सट्रोज 5 पे स्विच कब करेंगे? जब हमारे पास में ग्लूकोज लेवल जो है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर सडनली कम हो सकता है और क्लाइंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, इसलिए हमने 200 मिलीग्राम को ही जो है वो पीक लाइन माना है। क्लियर? देन उसके बाद इंसुलिन थेरेपी चालू करते हैं। इंसुलिन थेरेपी कैसे चालू करते हैं उसको देखिएगा दोस्तों। तो इंसुलिन थेरेपी में हम रेगुलर इंसुलिन जो है वो आईवी इन्फ्यूजन के द्वारा देते हैं। अब हमारे पास में क्लाइंट जो है वो किस में चला गया है दोस्तों? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में चला गया। अब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में चला गया तो अब हमारे पास में सबक्यूटेनियस का कोई इतना औचित्य नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि सबक्यूटेनियस तो हम तब देते हैं जब नॉर्मल कंडीशन जो है वो या फिर क्लाइंट जो है वो डायबिटीज की कंडीशन में रहता है। लेकिन अब वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में चला गया है तो अब हम यहां से स्विच कर जाते हैं किस पे? हम आईवी पे स्विच कर जाते हैं, इंट्रावीनस पे स्विच कर जाते हैं। सबक्यूटेनियस हम देते हैं डायबिटीज मेलाइटस तक। ठीक है, जैसे वो हमारे पास में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में गया हम भी मूव कर जाएंगे किस पे? आईवी पे।
और आईवी किस तरीके से दिया जाता है उसको देखिए। सबसे पहले बोलस दिया जाता है, बोलस मतलब स्टार्टिंग में दिया जाता है, तो वो दिया जाता है 0.1 यूनिट पर केजी आईवी। जैसे मान के चलिए कोई 70 केजी का कोई पर्सन है, ठीक है, तो 70 केजी में हमारे पास में आएगा लगभग 7 यूनिट जो है वो हम रेगुलर इंसुलिन देंगे। क्या देंगे? 7 यूनिट जो है हम रेगुलर इंसुलिन बोलस के रूप में देंगे। कोई भी क्लाइंट आया, सबसे पहले बोलस के रूप में हमने क्या दिया दोस्तों, उसको 7 यूनिट जो है वो हम बोलस देंगे। देन उसके बाद कंटिन्यूस हम जो है वो इंसुलिन चलाते हैं। कंटिन्यूस इंसुलिन चलाएंगे 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर, यानी कि अब हम चलाएंगे 7 इंटरनेशनल यूनिट पर आवर्स के हिसाब से जो है वो हम उसको इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट करेंगे। ये मैं ले रहा हूं 70 किलो का कोई आदमी है उसके लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वेट सबसे पहले जितने भी किलो का आदमी है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, ठीक है। 0.1 यूनिट पर केजी जो है वो हम बोलस देते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप देख लीजिए 70 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.1 से तो 7 ही निकल के आएगा, ठीक है। तो वही चीज है हमारे पास में, सबसे पहले 7 यूनिट जो है वो हम क्या करेंगे दोस्तों, बोलस देंगे। देन उसके बाद 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर के साथ से मतलब 7 यूनिट पर आवर से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद कंटिन्यूस जो है वो मॉनिटरिंग की जाती है, और कंटिन्यूस जो मॉनिटरिंग की जाती है हमारे पास में, और हम देखते हैं कि क्लाइंट कहीं हाइपोग्लाइसीमिया में ना चला जाए, हाइपोग्लाइसीमिया में ना चला जाए। और इंसुलिन थेरेपी का मेन कॉम्प्लिकेशन भी हमारे पास में हाइपोग्लाइसीमिया ही है, ध्यान रखना। काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो हमारे पास में क्या होता है, ठीक है। देन उसके बाद में देखो हमने सबसे पहले एबीसी कर लिया, मतलब चेस्ट को क्लियर कर लिया, आदमी को सबसे पहले हमने जिंदा रखा, फिर हमने जो है वो फ्लूइड दिया, बोलस के रूप में दिया। स्टार्टिंग में हमने 1 लीटर से शुरुआत की, शुरुआत घंटे में, फिर हम आधे लीटर पर आवर से दिया, ठीक है। देन उसके बाद हमने कम कर दिया, फिर हमने जो है वो अब इंसुलिन को कम किया। इंसुलिन में हमने आईवी इंसुलिन या रेगुलर इंसुलिन जो है वो देना चालू किया, इंसुलिन को कम किया। अब हमारे पास में नेक्स्ट टारगेट आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन, और इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन में हमारे पास में मेन चीज आती है पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। तो उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, उसमें हम चेक करते हैं अगर हमारे पास में पोटेशियम, ध्यान से समझना, अगर हमारे पास में पोटेशियम जो है वो लेस देन है 3.3 से, ठीक है। नॉर्मल आपको पता ही है, नॉर्मल पोटेशियम लेवल की अगर हम बात करें तो वो 3.5 से लेके 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। हालांकि 5.0 भी ठीक है, ठीक है। 5.1 मिली इक्विवेलेंट जो है वो इसकी नॉर्मल वैल्यू है। अगर हमारे पास में पोटेशियम जो है वो लेस देन होता है, 3.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, तो ऑब्वियसली आपको पता ही कि क्या है, पोटेशियम कम है, पोटेशियम की जो है वो डेफिशिएंसी है। तो उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इंसुलिन को तो होल्ड कर देते हैं, ठीक है, और पोटेशियम देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या करता है, ये इंसुलिन उस पोटेशियम को जो है वो सेल के अंदर डालने की कोशिश करता है, ठीक है। ये पोटेशियम को जो है वो सेल के अंदर डालने करेगा। अगर आप इंसुलिन दोगे, ठीक है, तो इंसुलिन में पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है, ध्यान रखना दोस्तों। अगर हमारे पास में नॉर्मल वैल्यू, मान लो किसी पर्सन का इंसुलिन, किसी पर्सन का पोटेशियम जो है वो हमारे पास में कितना है, 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, ठीक है। आप अगर इसको इंसुलिन दोगे तो पोटेशियम धीरे धीरे जो है वो कम होगा, ठीक है। तो पोटेशियम जस्ट अपोजिट काम करता है इंसुलिन के, इंसुलिन ज्यादा होगा तो पोटेशियम कम होगा। अगर हमारे पास में पोटेशियम लेवल जो है वो 3.3 से लेके 5.5 है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इंसुलिन दे सकते हैं किसके साथ, पोटेशियम के साथ, मतलब पोटेशियम और इंसुलिन दोनों दे सकते हैं। अगर पोटेशियम हमारे पास में 5.5 से ज्यादा है, ऑलरेडी पोटेशियम है, तो ओनली हम जो है वो इंसुलिन थेरेपी दे सकते हैं। क्लियर है? तो आप इसको बीच से याद रखिएगा, याद करने का तरीका। अगर नॉर्मल हमारे पास में पोटेशियम है, नॉर्मल पोटेशियम है, तो हम पोटेशियम भी देंगे और इंसुलिन भी देंगे, क्योंकि जो इंसुलिन पोटेशियम को कम करेगा वो इंसुलिन के द्वारा भर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पोटेशियम कम है तो इंसुलिन को होल्ड कर देंगे, और अगर पोटेशियम ज्यादा है तो फिर पोटेशियम को होल्ड कर देंगे, सिंपली, ठीक है। देखा, यहां पे पोटेशियम कम है तो पोटेशियम हम देंगे, इंसुलिन को होल्ड कर देंगे। यहां पे हमारे पास में पोटेशियम ज्यादा है तो सिर्फ इंसुलिन को देंगे, पोटेशियम को हम नहीं देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में एसिडोसिस
करेक्शन, सबको करेक्ट करके हम चल रहे हैं। सबसे पहले हमने जो है वो दोस्तों रेस्पिरेशन को करेक्ट किया, फिर हमने फ्लूइड देके जो है वो उसको करेक्ट किया, फिर हमने इंसुलिन थेरेपी देके करेक्ट किया, फिर हमने पोटेशियम को करेक्ट किया। अब हम एसिडोसिस को जो है वो करेक्ट करेंगे। एसिडोसिस को कैसे करेक्ट करेंगे? एसिडोसिस को हम क्या करेंगे दोस्तों, ये बेसिकली या तो इंसुलिन एंड फ्लूइड के द्वारा जो है वो मेंटेन हो जाता है। लेकिन आपको पता है नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में पीएच की? पीएच की नॉर्मल वैल्यू होगी हमारे पास में 7.35 से लेके 7.45 होती है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए ये हमारे पास में 7.34 हो या 7.20 हो, या फिर हमारे पास में जैसे जैसे डिक्रीज आएगा वैसे वैसे पीएच बढ़ेगा, मतलब एसिडोसिस कंडीशन आ रही है। तो अगर हमारे पास में पीएच जो है वो 6.9 से भी कम हो जाएगा, 6.9 से भी अगर हमारे पास में पीएच कम हो जाएगा, फिर हम उसको बाइकार्बोनेट देना चालू कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? जब तक हमारे पास में 7.34 से हमारे पास में 7 पॉइंट जो है वो आगे आगे जैसे जैसे कम हुआ, 30 हुआ, 20 हुआ, 7.10 हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। ठीक है, तो 7 तक हम इसको जो है वो ध्यान में रखेंगे। जैसे हमारे पास में इंसुलिन लेवल जो वो पीएच लेवल जो है वो 6.90 से कम हो जाता है, लेस देन, फिर हम बाइकार्बोनेट जो है वो स्टार्ट कर देंगे, बाइकार्बोनेट जो है वो देना चालू कर देंगे। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ट्रीट अंडरलाइन कोजेज। बाकी जो कोज हुए उसको हम ट्रीट करते हैं। जो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस से रिलेटेड जो जो चीजें थी उनको सबको हमने ट्रीट कर दिया। रेस्पिरेशन को कर दिया, फ्लूइड को कर दिया, देन उसके बाद हमने जो है वो शुगर को कर दिया इंसुलिन देके, देन पोटेशियम को कर दिया, देन हमने जो है वो एसिडोसिस को कर दिया। अब बाकी जो बचे उसको हम ट्रीट करेंगे। बाकी क्या बचे? जैसे अगर कोई भी इंफेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक थेरेपी देके उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में इंसुलिन इनकम्प्लायंस है उसको हम एड्रेस करेंगे। ठीक है, कि जो हम इंसुलिन दे रहे हैं वो सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको हम जो है वो एड्रेस करेंगे। क्लियर है? अब बात आती है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन की। तो दोस्तों डायबिटिक का कॉम्प्लिकेशन क्या है? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस जो हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन है, अब हमारे पास में क्या आ जाता है, इसके भी कॉम्प्लिकेशन। तो इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन तो होता है हाइपोग्लाइसीमिया। सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन ध्यान रखना, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन है हमारे पास में हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इंसुलिन थेरेपी देते हैं, फ्लूइड देते हैं, तो उसकी वजह से सडनली जो है हमारे पास में ग्लूकोज लेवल जो है वो डिक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब हम इंसुलिन थेरेपी देते हैं, ठीक है, तो इंसुलिन क्या करता है, उस पोटेशियम को शिफ्ट कर देता है हमारे पास में सेल के अंदर। ठीक है, और ब्लड के अंदर जो है वो हमारे पास में पोटेशियम को जो है वो कम कर देता है। ठीक, तो उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद सेरिब्रल एडिमा, स्पेशली इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो है वो सेरिब्रल एडिमा देखने को मिलेगा। ARDS, ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलेगा। रीनल फेलियर हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि सब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस आगे फर्दर जो है वो सबको कॉम्प्लिकेशन करता है। रीनल फेलियर में भी आपको पता है ये बेसिकली हमारे पास में जो है वो नेफ्रोपैथी करवाता है। ठीक है, नर्वों में हमारे पास में न्यूरोपैथी करवाता है, रेटिनोपैथी करवाता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो है वो करवाता है। अब बात आती है हमारे पास में प्रिवेंशन कैसे करेंगे, यानी कि हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, बचाव की अगर हम बात करें तो कैसे बचेंगे। अब मान लीजिए किसी को डायबिटीज मेलाइटस हो गया। अब पहली चीज तो ये है कि हम डायबिटीज मेलाइटस को जो है वो ठीक करें ताकि इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं आए। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले रेगुलर इंसुलिन थेरेपी, लगातार इंसुलिन थेरेपी लेंगे। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस जो है वो बेसिकली कब देखने को मिलता है दोस्तों, जब आप इंसुलिन बीच में या तो मिक्स कर देते हो या अंडर डोज में लेते हो। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है। तो जो इंसुलिन जितनी प्रोवाइड की है उतनी इंसुलिन जो है वो लेना चाहिए। तो रेगुलर जो है वो आपको इंसुलिन थेरेपी लेना है। अगर कोई क्लाइंट डायबिटीज पे आ गया है, डायबिटीज फर्स्ट है तो लाइफ लॉन्ग लेनी होती है, डायबिटीज सेकंड है तो अकॉर्डिंग टू ग्लूकोज लेवल जो है वो लेनी होती है। नेक्स्ट आया था हमारे पास में मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज एंड कीटोन लेवल। ब्लड ग्लूकोज और कीटोन लेवल को जो है वो मॉनिटर किया जाता है। क्यों? अगर ये दोनों कंटिन्यूस बढ़ेंगे तो ये सीधा इंडिकेशन किसको ले जा रहे हैं दोस्तों, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की तरफ इंडिकेशन ले जा रहे हैं।
नेक्स्ट, एडुकेट हाइड्रेशन ड्यूरिंग इलनेस, प्रॉपर जो है वो पानी पीना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर जो है वो पानी पीना चाहिए। देन सिक डे रूल को फॉलो करना चाहिए फॉर डायबिटिक पेशेंट। अब ये सिक डे रूल क्या होता है, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में सिक डे रूल जो है वो क्या होता है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना, या इन फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है। ये जो हमारे पास में सिक डे रूल जो है वो क्या होता है, तो सिक डे रूल के अंदर हमारे पास में 3 कंडीशन आती है। पहली कंडीशन आती है एडिक्वेट मेडिकेशन, एडुकेट मेडिकेशन यानी कि जो मेडिकेशन प्रायोरिटी पे दी गई है वो मेडिकेशन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड आ जाता है हमारे पास में फ्रीक्वेंट ब्लड शुगर चेक, ठीक है, फ्रीक्वेंट ब्लड शुगर चेक, शुगर मॉनिटरिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मेंटेन हाइड्रेशन, मेंटेन हाइड्रेशन, हाइड्रेशन को जो है वो मेंटेन करना। तो ये जो हमारे पास में सिक डे रूल है ये है, तो सिक डे रूल को फॉलो करना है। सिक डे रूल को फॉलो कैसे करेंगे सिक डे रूल को फॉलो करते हैं, एडुकेट या प्रायोरिटी वाइज जो भी मेडिकेशन दी गई है उसको हम प्रॉपर लेंगे, ठीक। जैसे हम टीबी में जो है वो डोज को फॉलो करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे पास में हम सिक डे टेस्ट के अंदर, थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए है, बाकी कोई नहीं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। एडुकेट मेडिकेशन लेंगे, प्रॉपर जो हो मेडिकेशन लेंगे, साथ के साथ जो है वो प्रॉपर जो है वो ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करेंगे। आपको पता है इंसुलिन थेरेपी वाले या जो क्लाइंट डायबिटीज से सफर कर रहा है उसको कंटिन्यूस ब्लड शुगर मॉनिटरिंग के लिए बोला जाता है। एंड मेंटेन हाइड्रेशन, तो प्रॉपर मेडिकेशन लेंगे, प्रॉपर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करेंगे एंड हाइड्रेशन को मेंटेन करेंगे, इसको हम बोलते हैं सिक डे रूल, ठीक है। तो सिक डे रूल को फॉलो करना चाहिए, जितने भी डायबिटिक पेशेंट है उनको सिक डे रूल फॉलो करनी चाहिए। तो सिक डे रूल में जो है वो 3 चीज आएगी, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, एजुकेटिंग पेशेंट अबाउट अर्ली वार्निंग साइन, जो भी वार्निंग साइन है, अर्ली वार्निंग साइन को जो है वो पहले से ही ध्यान में रखेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या जो है वो आगे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट लेंगे, देन उसके बाद आगे जो है वो उसको एक हमारे पास में जो है वो फिनिश करेंगे इसके निमोनिक्स पे। नर्सिंग मैनेजमेंट में आ जाता है, क्या करेंगे दोस्तों, मॉनिटर वाइटल साइन, ग्लूकोज लेवल और एबीजी। क्यों दोस्तों, वाइटल साइन तो हमें करने ही करने हैं, देन ग्लूकोज लेवल, क्योंकि डायबिटीज कीटोएसिडोसिस में हमारे पास में ग्लूकोज लेवल और एबीजी। एबीजी किस लिए दोस्तों, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो है ही है, ठीक है, लेकिन वो कितना है, कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में है, उसको हम लेंगे। देन उसके बाद मॉनिटर आईवी फ्लूइड, इंसुलिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑफ कोर्स, ठीक है, यानी कि आईवी फ्लूइड कंटिन्यूस देंगे। देन इंसुलिन थेरेपी हम देते हैं क्योंकि हमें जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना है। और इलेक्ट्रोलाइट में स्पेशली जो है वो हमारे पास में कौन सा आता है दोस्तों, पोटेशियम आता है। नेक्स्ट, मेंटेन एक्यूरेट इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, ओवर हाइड्रेशन ना हो, ठीक है। एंड ऑब्जर्व साइन फॉर हाइपोग्लाइसीमिया एंड सेरेब्रल एडीमिया, ये दो हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, एक हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, एक सेरेब्रल एडिमा जो है वो हो सकता है, तो उसको हम जो है वो दोस्तों ऑब्जर्व करेंगे। एंड उसके बाद एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली ऑन डायबिटीज मैनेजमेंट, डायबिटीज का कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके लिए फैमिली मेंबर्स को या उस क्लाइंट को जो है वो हम एजुकेट करेंगे, क्लियर है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम करेंगे। अब आ जाता है निमोनिक्स फॉर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस मॉनिटरिंग। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस मॉनिटरिंग के लिए हम क्या करते हैं भाई, हमें डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में क्या क्या चीजें देखने होती है, तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में हमें जो है वो डीके ही देखनी पड़ती है। डी फॉर डिहाइड्रेशन, भाई फ्लूइड प्रॉपर देना है, मैंने आपको बार बार बताया डायबिटिक कीटो एसिडोसिस इन द सेंस फ्लूइड एंड फ्लूइड, राइट। देन उसके बाद के से आ जाएगा हमारे पास में कीटोन बॉडीज को जो है वो चेक करना है, कीटोन बॉडीज को हमें कम करना है। एंड कैसे आ जाएगा हमारे पास में पोटेशियम को मेंटेन करना है और उसको जो है वो करेक्ट करना है, न हाइपो में जाने देना है, न ही जो है वो हमारे पास में हाइपर में जाने देना है, ठीक है। एंड ए से आ जाएगा हमारे पास में एसिडोसिस और एयरवे, ठीक है, इसको हम करेंगे। तो इसको हम एसिडोसिस को हम इंसुलिन थेरेपी एंड सपोर्टिव केयर के द्वारा जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में निमोनिक्स है किसका, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का कैसे आप मॉनिटरिंग करोगे, तो वो DKA के द्वारा ही कर सकते हैं। डी फॉर डिहाइड्रेशन,
K for कीटोन बॉडीज एंड पोटेशियम, एंड A for एसिडोसिस एंड एयरवे। ठीक है, तो ये DK हो गया हमारे पास में। D फॉर डिहाइड्रेशन, K फॉर कीटोन बॉडीज एंड पोटेशियम, A फॉर एसिडोसिस एंड एयरवे। ठीक है, इसके द्वारा हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो हमने एक कॉम्प्लिकेट टॉपिक जो है वो हमने लिया, और आपको क्लास कैसे लगी उसके बारे में दोस्तों जरूर बताइएगा। जो अब तक आपने डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के बारे में पढ़ रखा था और आज जो आपने पढ़ा उसमें आपका नॉलेज कितना इंप्रूव हुआ। क्योंकि दोस्तों ऑफलाइन में तो क्या होता है कि बच्चे हमारे पास में सामने होते हैं और हमें पता रहता है, हम पूछ भी लेते हैं कि कितना समझ में आया और कितना नहीं आया, तो वो बता देते हैं। लेकिन ऑनलाइन में हमारे पास में फीडबैक का एक ही जरिया होता है, वो होता है आपके कमेंट। तो क्लास आपने पूरी ली है, ईमानदारी से आप बताइए कि कितना पढ़ा। आप नेगेटिव कमेंट करेंगे उसका भी स्वागत है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इससे हमें पता लगेगा कि और हमें कितनी मेहनत की जो है वो जरूरत है। तो आप क्लास के बारे में जरूर बताइएगा, जो भी आपके मन में है वो जरूर बताइएगा, तभी हम जो है वो इसको अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से इसको चला पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। इसी के साथ आज की क्लास से हम अलविदा लेते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए दोस्तों अलविदा, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।